सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको बताया खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी न हो, इसका खास ख्याल रखिए। कॉलर पे ना जाइए, अपना तजजिया दीजिए, अपनी बात कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। हर पार्टी जो है अपनी पार्टी से, हर कोई अपनी पार्टी से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत लव करता है, वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, मगर आप भी अपना मुल्क के लिए बात कीजिए, अपना तजजिया दीजिए। यकीनन आप अपनी पार्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, जरूर सपोर्ट कीजिए, मगर ऐसे लफ्ज दूसरी पार्टी के लिए यूज मत कीजिए जिससे किसी की दिल आजारी हो। इसका खास ख्याल रखा करें, और कॉलर के ऊपर, कॉलर की बात पे ना जाया करें, इसका बहुत ज्यादा ख्याल करा करें, इसलिए कि बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासत में किस तरह हलचल मची हुई है, सियासत किस तरफ जा रही है, जो आप देख रहे हैं। तो ये मौजूदा हालात जो पाकिस्तान के देख रहे हैं, इसमें आप बताइए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये मेरा सवाल है। और मईशत पाकिस्तान की तबाह बर्बाद हो चुकी है, मगर इसका हुकूमत, इसकी जिम्मेदारी सारा कुछ इमरान खान के ऊपर डाला रही है कि इमरान खान की दौर में जो है ना ये मईशत तबाह और बर्बाद हुई। तो इस पे भी अपनी राय जरूर शामिल कीजिएगा, बताइए कौन जिम्मेदार है, तो इस पे अपना ओपिनियन, अपनी राय दीजिएगा, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। मेरे साथ पहले कॉलर मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। इरफान भाई मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, आपको भी, आपके तमाम नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, जी बोलिए, क्या कहेंगे? क्वेश्चन आपका है कि आज के जो हालात हैं वो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बताते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा अच्छा आने वाला है और बड़ा रोशन होने वाला है, और ये हालात जो है वो एक मुस्बत रास्ते की तरफ चल रहे हैं। जी और हर चीज जो देखिए, जो एक था पीरियड बाजवा के दौर का, जी वो अब खत्म हुआ, और मैं समझूंगा कि वो जो स्पेशली लास्ट 1.5 ईयर और 2 ईयर से उनके, वैसे तो शुरू ही से ही उनके कोई इरादे ऐसे नहीं थे कि वो कोई अच्छा काम करेंगे, लेकिन बहरहाल आखिरी वक्तों में तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा जाहिर किया, एक्सपोज किया आवाम के अंदर, और लाकानूनियत को भी इस्तेमाल किया गया, और क्या कहते हैं नाजायज पर्चे भी किए गए सहाफियों पे भी, और फिर अशर शरीफ की शहादत भी। तो यानी कि काफी चीजें जो एक्सपोज हुई हैं, उसकी तमाम उंगलियां जो है वो इस बाजवा साहब की तरफ जाती थी, और तमाम जो चीजें थी वो ये नजर आई। लेकिन अब क्योंकि वो चले गए हैं, और मैं बड़ी अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब जो हालात होंगे वो अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो मौजूद बाजवा साहब जो चले गए हैं, और जो मौजूदा आर्मी चीफ, जो अभी आर्मी चीफ आए हैं, तो ये शायद हालात बेहतर की तरफ ले जाएंगे। ये आपको ये नजर आ रहा है कि सारा जिम्मेदार, ये जो हालात का जिम्मेदार है, सिर्फ बाजवा साहब थे मुल्क की तबाही के? देखिए
हमेशा से ही अपना एस्टैब्लिशमेंट जो है हमारे मुल्क के ऊपर अपना ताकत को मुसल्लत करती रही है, सियासतदानों के ऊपर, महकमों के ऊपर। और ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, इस पे अगर कोई बहस करेगा तो वो एक वक्त का ज़िया होगा, क्योंकि ये चीज अब एक्सपोज हो चुकी है। और माजी में इसलिए चीजें एक्सपोज नहीं होती थी, तब मीडिया जो था वो इतना वो आजाद नहीं था और इतनी फ्रीडम नहीं थी और इतने ज्यादा चैनल्स भी नहीं थे या इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं थे कि जहाँ पे ये चीजें आदमी एक्सप्रेस करता। लेकिन अब आज के दौर में और आज से 40 साल 30 साल 20 साल पहले ये चीजें जो थी वो नहीं थी, लेकिन आज का दौर जो है बड़ा फास्ट है और क्या कहते हैं सोशल मीडिया और अदर जो मीडिया है चीजें वो ओपनली आती है और बड़ी फास्ट जो है वो खबर उसमें आ जाती है। तो मकसद ये कहने का कि अब जो आसिम साहब आए हैं इनकी रेपुटेशन भी अच्छी है और ये भी जाना जाता है कि क्या कहते हैं बताया जाता है कि ये अपनी कैरियर में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं और क्या कहते हैं इन चीजों। तो यानी कि आपको लग रहा है कि है ना एस्टेब्लिशमेंट का इस हुकूमत अब जो आया है आर्मी चीफ, इसका अमल दखल नहीं होगा पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत में नहीं होगा, आप ये देख रहे हैं? जी इनका अमल दखल तो होगा, मैं आपको बताऊं, लेकिन वो ऐसा होगा, वो पॉजिटिव चीज की तरफ होगा, यानी कि मुल्क की बेहतरी की तरफ होगा, आपको ये लग रहा है? मुल्क की जो बका और सलामती और उसकी मैशत की आदत है उसमें उनका इक़्तिदार होगा, लेकिन मुस्बत अंदाज में होगा। ये कोई लालच या हवस में नहीं होगा, समझिए ना, ये एक पाकिस्तान के लिए होगा और मुस्बत होगा। वसीम साहब भी है लाइन पे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वसीम साहब जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, जरा तेज बोले, आपकी आवाज स्लो आ रही है मुझे। जी हेलो जी, बहुत हल्की आवाज है आपकी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी आप बोले सर, आप बोले। जी 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 अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महमूद है और जी ये जो बात है ना जी कि मिलिट्री इंटरफेयर करती है और ये वो, इसमें शक नहीं है, लेकिन ये कभी ना भूले हैं कि मिलिट्री पाकिस्तान के अपने कुछ हालात हैं मखसूस किस्म के जी, और ये आपको पता है हमारी दोनों सरहदों के ऊपर हमारा क्या हाल हुआ है जी, सुख का हमें सांस नहीं आया। और उसके बाद ये है कि सियासतदान जो हैं अभी देखने आज के हालात में आपको नजर आएगा कि इससे फायदा उठा रहे हैं। जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई थी तो यही लोग थे, इन्होंने मिठाइयां बांटी थी। अगर ये इतने ही थे तो इनको उस वक्त चाहिए था कि वो एक गैर कानूनी काम है उसके खिलाफ खड़े होते, लेकिन खान साहब ने उस वक्त मिलके वो जोड़ तोड़ ये, और कभी परवेज इलाही के साथ मिल रहे हैं, कभी किसके साथ मिल रहे हैं, कभी उसके साथ परवेज मुशर्रफ के साथ डील कर रहे हैं। जब वो डील पूरी नहीं हुई तो फिर उसके खिलाफ हो गए। तो अब वो बाजवा को वो आपके सामने और ये सब चीजें वो डिनाई या तो करें कि इन्होंने ऑफर नहीं की कि भाई वो आपको एक्सटेंशन देते हैं, ताहयात एक्सटेंशन देते हैं, इतनी गैर कानूनी बात ये खुद करते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने ऑफर दी बाजवा को एक्सटेंशन देने की? बिल्कुल ढूंढते हैं, ये सारा अपॉर्चुनिटी का खेल है। जब अपना सौदा बन गया तो बिल्कुल ठीक है, ये मीठा मीठा हक कर लेते हैं और कड़वा कड़वा थू कर देते हैं, उनके साथ मीटिंगें करते हैं, रात को मीटिंगें, दिन को मीटिंगें, बंदे भेजते हैं, अभी तक राब्ते हो रहे हैं। तो उसमें आप क्या आप तो करेंगे दूसरी पार्टी जो है वो फरिश्ता रहे भाई, जब आप लोग आके उनको ये मौका देंगे तो फिर ये होगा। और तो बिल्कुल ये सही बात है कि क्या हुआ आपके सामने जो ये कर्जे चढ़े हैं ये कितने हजारों जो, तो यानी कि आप भी जिम्मेदार उसी को ठहरा रहे हैं जो पहले हुकूमत जा चुकी है, जो 3.5 साल की हुकूमत रही, जो तीन दफा के वजीर आजम रहे, तो आप उनको नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि आप वो जो 3 साल 3.5 साल की हुकूमत थी उसको ठहरा रहे हैं कि सारा जिम्मेदार मईशत को तबाह करने का जिम्मेदार इमरान खान है। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब इमरान खान, ये लोग जब आए हैं इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, तो इनका नारा क्या था? सेम यही नारा तो था कि महंगाई का
लेकर आए थे, महंगाई मार्च निकाला था इन लोगों ने कि हम महंगाई कम करेंगे। तो मगर आज देखें महंगाई कितनी आसमानों से बातें कर रही है, गरीब आवाम से रोटी छीन गई। जो ये लोग लेकर आए थे, ये नारा लेकर आए थे, ये विजन लेकर आए थे कि जी हम गरीब आवाम को कपड़ा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो ये सब कहाँ चला गया? नहीं देखें, ये गरीब आवाम को कपड़ा वो कहाँ से जी यहाँ के पूरी दुनिया में अभी क्या हो रहा है जी जंग लड़ी है, ऑलमोस्ट ये थर्ड वर्ल्ड वॉर लगी हुई है, कितनी मुतासर हुई है, कोविड और ये वो, ये सारी चीजें अगर आप इसको कंसिडरेशन में लें तो कोई भी गवर्नमेंट दुनिया की इस वक्त आप देखें यहाँ पे कनाडा में क्या हाल है, अमेरिका में क्या हाल है, दूसरे कंट्रीज जो है ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके हैं। श्रीलंका में क्या हुआ है, जो हमारे खित्ते में मुल्क है उनका क्या हाल हो रहा है। तो ये सारी चीजें ये मतलब ये इसमें कोई शक नहीं कि ये सियासी नारे भी होते हैं। खान साहब भी कहते होते थे कि ये मेरा सियासी नारा था। वो कहाँ गए इतने करोड़ घर, और वो कहाँ गए $200, $2,000, $200, $200 मुंह पे मारने वाले। ये सारी बातें जो है ये फिक्टिशियस होती हैं, ये लोग करते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। इनका एहतसाब जरूर करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि जी खान साहब बड़े आइडियल थे और उन्होंने बड़ा किया हुआ था, उस वक्त भी यही हम रो रहे थे कि डॉलर कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चली गई, और ये सारा एकदम से तो चले। ये जरा एक और कॉलर है, मैं इनका भी बात कर लेती हूँ, आप साथ ही रहें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी वालेकुम सलाम समीना जी, क्या कहेंगे आप? जो अभी आपने कॉलर की बात सुनी, ये कह रहे हैं कि जी सारा जिम्मेदार जो है इमरान खान का, इमरान खान ने बहुत बड़े वादे किए, घर दूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं कर सके, और मुलाकातें करते रहे, एक्सटेंशन देने की बातें करते रहे, अगर नहीं मिली तो सारा बोझ उन पे डाल दिया। क्या कहेंगे? देखिए, ये बातें तो कौन सा ऐसा सियासतदान था जिसने नहीं की जी, कौन सा सियासतदान था जिसने आने से पहले वादे नहीं किए और आने के बाद वो अपने कामों में मसरूफ होकर दूसरों के ऊपर मलबा डालते रहे। ऐसा कौन सा सियासतदान था जिसने नहीं कहा कि मैं पैसे निकलवा लूंगा, पेट फाड़ दूंगा, बाद में उन्हीं के साथ बैठ के डिनर करते रहे। कौन से ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को जन्नत नजीर वादी बना दूंगा, लेकिन आने के बाद अपने दूसरे मामलात में उलझे रहे। यही कुछ इमरान खान ने भी किया। वो भी एक सियासतदान है, वो इससे मुख्तलिफ नहीं है, वो भी इसी कम्युनिटी का, इसी सियासी जमातों का एक हिस्सा है। उन्होंने जो अपने बयानात दिए थे, उस बयानात के ऊपर किसी तरह तो कोशिश करके वो कुछ तो काम कर सके, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो पूरा जमाना जानते हैं कि किस वजह से नहीं हो सके, उसमें क्या क्या रुकावटें थी, किस किस ने रुकावटें डाली हैं। आम सियासतदानों में और इमरान खान की सियासत में सिर्फ एक ये फर्क है कि वो करने की उन्होंने कोशिश की, जो काम उन्होंने कहा उससे अपोजिट जाके भी किया। जबकि बाकी सियासतदानों को देखा जाए तो उन्होंने वादे तो जो किए थे, लेकिन उनके पास वसाइल भी थे, वो कर भी सकते थे, मगर उनकी नीयत नहीं थी करने की। यहाँ कम से कम हमें ये तो नजर आता है कि नीयत थी, कोशिश थी करने की, वादे किए, उसको करने की कोशिश की। अब वो नहीं हो सके, उसकी वजह कोई भी रहा हो, लेकिन वो नहीं हो सके तो वो एक उनकी नाकामी है, जिसको आप उनकी नाकामी कह लें या आप उनकी नाअहली कह लें, या आप उनके साथ जो टीम थी उसका ऑनेस्ट उनके साथ होना वो कह लें। आप इसको कुछ भी आप रंग दे सकते हैं, मगर ये कि उन्होंने कोशिश तो की। और बहरहाल हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा जो मुल्क है वो बेहतरी की तरफ जाए। समीना, ये सारी बातें तो अब हिस्ट्री हो जाएंगी थोड़े दिन के बाद। अच्छा, ये मेरे साथ एक और कॉलर है, फिर उसके बाद इरफान भाई की तरफ जाऊंगी। जी हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक जी साहब, जी तारिक साहब बताइए, क्या कहेंगे? पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जो रिजीम चेंज हुई है, हाँ, ये ऑब्वियसली अमेरिका के कहने पे हुई है, और वो इसलिए हुई है कि पहले तो सब ठीक जा रहा था, लेकिन जैसे ही रशिया का विजिट करते हैं इमरान, तो उसकी वजह से जो है अमेरिका को ये चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि ऑयल और हम वो ले रहे थे वीट उनसे सस्ती, उसके अलावा हम जो डिफेंस सिस्टम था S-400। अगर आप ये कह रहे हैं कि है ना ये अमेरिका के कहने पे हुई है, इमरान खान ने पहले तो ये नारा लगाया था कि अमेरिका के कहने से ये रिजीम चेंज हुई है, मगर बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका तो हमारे साथ है, अमेरिका के साथ हम है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, जो उन्होंने मरासला भेजा था, उन्होंने ये भी कहा, आपने शायद सुना उनकी स्पीच में, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की वजह से ही अमेरिका में हमेशा सपोर्ट करता है, और हमेशा हमारे अमेरिका ने हमारा बहुत साथ दिया है और हमारे साथ ही है, हम अमेरिका के साथ है, अमेरिका हमारे साथ है और बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका की। तो उन्होंने अपना चेंज किया, वरना पहले उन्होंने यही कहा था कि रिजीम चेंज अमेरिका की वजह से हुई। नहीं, वो थोड़ा सा फर्क है इस चीज में। वो ये है कि
जो आपने जैसे बताया कि अमेरिका जी। के साथ वो दोस्ती चाहता है और वो हाँ ये जी। चाहता है कि हमको एक पावर है और हम उसके साथ रह के हमारा सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है वो यूएस में है, जहाँ से हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है और यूएस का बहुत बड़ा पार्ट है सारी पॉलिटिक्स में, तो उस लिहाज से तो वो सही कह रहे हैं, वो उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं करना चाहते। जी। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी तो- कह रहे हैं कि ये भी एक हकीकत है कि एक साइफर आया था जो डोनाल्ड लू ने भेजा था हमारे हाँ। सफीर को, जिसमें उन्होंने साफ वाज़ेह तौर पे कहा था कि आप रशिया के साथ ताल्लुकात अपने ना करें, आप चाइना के साथ भी मिनिमम रखें। तो फिर और चेंज आप जो क्यों है किया वो- गया? इमरान खान ने चेंज क्यों किया अपना बयानिया? उस बयानिया को जब लेकर आए तो उन्होंने 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 ये सिर्फ ये कहा है, वो अभी भी कह रहे हैं कि साइफर आया है और सब कुछ हुआ है। हाँ। वो उनका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम दुश्मनी नहीं करना चाहते यूएस से, इस बात पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक चीज को लेके सारी जिंदगी उसी को लकीर को पीटते रहेंगे तो हम कहीं जा नहीं सकेंगे। तो वो एक उनका एक विजन है, उनका एक वो मेच्योरिटी है उनकी जहन की, वो सोचते हैं कि इस दुश्मनी से हमें पाकिस्तान को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। वो इसलिए वो क्योंकि बड़े लीडर हैं वो इस तरह सोचते हैं। एनी हाउ वो तो एक अलग चीज थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही वो हुआ उसके बाद आप ये देखते हैं कि बाजवा किस तरीके से पॉलिटिक्स करता है, क्योंकि बाजवा जो है वो अमेरिकन आर्मी के, हमारी तो पाकिस्तान आर्मी की तो पॉलिसी ये है कि अमेरिका को खुश रखना है हर सूरत। तो उन्होंने किस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, इस तरीके से उन्होंने 13 पार्टियों को इकट्ठा किया। वो पार्टीज जो इमरान खान के साथ गवर्नमेंट में थी वो भी अलग हो गई, उन्होंने मिनिस्ट्रीज अपनी छोड़ दी और वो पीडीएम बन गई। अब पीडीएम जो बनी है तो जो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि जी डॉलर जो है बहुत ऊपर चला गया है और इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है और हम इकोनॉमी को सही कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? आने के बाद हुआ क्या? इन्फ्लेशन और ज्यादा हो गई, कर्जे और बढ़ गए। नैब को उन्होंने खत्म किया, नैब के अंदर जो लॉज को अमेंडमेंट की, उन्होंने ऐसे लॉज को अमेंडमेंट की ताकि उनके जरिए उनके केसेस सारे खत्म हो जाए। तो ये हुआ। इसके बदले में बाजवा को 12 अरब की जो डील पेश हुई उसके एनआरओ के नतीजे में नवाज शरीफ भी बाहर गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें से फेक मेडिकल रिपोर्ट्स बनती हैं, हर चीज को मैनेज किया जाता है, कॉल स्टेप होती हैं, वीडियो लीक्स होती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरीके से एफआईआर रजिस्टर होती हैं, लोगों को मारा जाता है, उनको बरेना उनकी तस्वीरें ली जाती हैं, अरशद शरीफ को किल कर दिया जाता है, सवाती के साथ क्या हुआ, फारूकी जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ, ये सारी हमें पता है कि कंट्रोल मीडिया के तहत वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इसमें जो है वो मीडिया सेल्स भी इन्वॉल्व है, लिफाफा जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है। अगर इन पे सारी इंक्वायरी की जाए तो आपको पता चलेगा कि इन सब के पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं जो कि अबव देयर मीन्स है। उनकी तनख्वाहें या उनकी मराहत इतनी ज्यादा नहीं है कि इसके लिए वो इतने करोड़ों में जैसे खेल रहे हैं वो। इसलिए होना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर के जनरल्स का भी एहतसाब हो, सिविलियंस का भी हो, सारे पॉलिटिशियंस का भी हो, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स का भी हो। अगर आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा रकम निकलेगी, बहुत ज्यादा पैसा निकलेगा जो इन लोगों ने जो है वो इस तरीके से करप्शन करके कमाया है। पाकिस्तान की आखिरी होप जो है वो इमरान खान है मेरे नजदीक। वो इसलिए कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें तो ये है कि ना पाकिस्तान में कोई सिविल लिबर्टीज है, ना किसी किस्म का कोई जस्टिस है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है। इकोनॉमी जो है वो मुसलसल नीचे जा रही है। इमरान खान के टाइम में एटलीस्ट उसने टेक्सटाइल सेक्टर को रिजर्व ऊपर किया था, जैसे फैसलाबाद में हमने देखा एग्रीकल्चर हमारा अच्छा जा रहा था। इन्फ्लेशन was there but it was not like 48%. इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। अफगान बॉर्डर पे अब आप देख रहे हैं कि तालिबान वहां से अटैक कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जिस वक्त 9 अप्रैल को जब इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो उस वक्त साढ़े 16 बिलियन डॉलर रिजर्व थे हमारे, जो आज 7.5 बिलियन रह गए हैं। तो आप देखें कि 7 महीनों में इन्होंने क्या हासिल कर दिया है। हमारे पास तो मैक्सिमम 2 महीने या 2.5 महीने के रिजर्व रह गए हैं। तो इसके बाद क्या होगा? अगर हमें कोई लोन नहीं देगा तो हमारी क्या सिचुएशन होगी? तो इससे अंदाजा लगाएं एटलीस्ट इमरान ने महदूद आमदन के अंदर भी लंगर खाने, सियासी वो जो क्या होती है पनागाहें दी, एहसास प्रोग्राम किया, 13,000 12,000 लोगों को दिए, जो वो कर सकता था महदूद उसमें इनकम में उसने किए। लेकिन ये कि अभी जो पोजीशन है वो तो बहुत ही खराब है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन किए जाएं जल्द अज जल्द और फिर इलेक्शन किए जाएं। तो आप ये देखें, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन किए जाए फिर इलेक्शन किए जाए, मगर इमरान खान ने तो जल्द से जुलूस निकाले तो उन्होंने सिर्फ इसी वजह से तो निकाले थे कि इलेक्शन की तरफ जाए, मगर हुकूमत तो नहीं गई इलेक्शन की तरफ। इमरान खान तो नहीं मनवा सके। फिर उन्होंने अचानक सोचे कि धरना देने का प्रोग्राम था कि 3 दिन का लोगों का ऐलान किया कि राशन तैयार करें, पिंडी में जाएंगे और धरना देंगे 3 दिन का, मगर उन्होंने वो भी नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी असेंबलियां तहलील की जा रही है, असेंबलियां तहलील की जा रही है, तो उसकी भी डेट नहीं दी गई है। अब उसको भी डिसाइड नहीं किया गया, 2 महीने लगेंगे तहलील करने में, क्या टाइम लगेगा। अभी तक कप्तान ने कोई भी ऐलान नहीं किया, तो कप्तान क्या सोच रहे हैं आप बताएंगे? कुछ इस पे रोशनी डालेंगे? ये देखें, इसमें ये होता
पता है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मेरे पास है उससे कई ज्यादा इन्फॉर्मेशन इमरान खान के पास है। इसमें बैकडोर चैनल्स भी चल रहे होते हैं, ऑब्वियसली बात कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के साथ और आर्मी के साथ भी, और हर सेक्टर पे वो एक चीज चल रही होती है कि किस तरीके से हम इस चीजों को किसी शर्मगेजी के बगैर जो है इनको मसाइल को हल किया जाए। तो जो डेमोक्रेटिक हल है वो तो यही है कि इलेक्शन किए जाए। अब इमरान अगर वो थ्रेट कर रहा है कि असेंबलीज को तोड़ेगा और वो कह भी रहा है, तो उसका ये मतलब वो उसको एक हफ्ते तक खींच के ले गया है। वो इसलिए कि उनको टाइम देना चाह रहा है कि आप लोग थिंक करें, सोचें कि इस चीज को कैसे चलाया जाए, इस सिस्टम को कैसे हम रखें, या तो अदरवाइज फिर मार्शल लॉ है, इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। तो मार्शल लॉ को बचाने के लिए इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इमरान खान के साथ मिल के यही करना चाहिए कि इलेक्शन करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इलेक्शन करते हैं तो पीडीएम को पता है कि वो रिजेक्टेड पार्टीज हैं, वो हार जाएंगी इलेक्शन। और आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी वो फिलहाल ये कह रहे हैं कि 1 साल मजीद होना चाहिए, लेकिन 1 साल बाद भी वो कोई और नुस्खा निकाल लेंगे। वो ये कहेंगे कि अभी तो हमें तो 1.5 साल हुआ, हमारे तो 5 साल होने चाहिए थे। तो वो तो इस तरह की कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि ये इनकम्पिटेंट लोग हैं, इन्होंने इकोनॉमी को मजीद पीछे किया है। तो इसलिए इलेक्शन ही सिर्फ एक रास्ता है जो कि बचा है, जिसके जरिए हम पुरअमन तरीके से जो है किसी मसले का हल निकाल सकते हैं। इसलिए इमरान खान मगर हुकूमत किसी सूरत भी तैयार नहीं है इलेक्शन की तरफ जाने के लिए। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ जी कि जहाँ तक कॉम्पिटेंसी का ताल्लुक है, आपके सामने इनके साथी वजीर आला पंजाब जी प्रपोजल आई। इरफान भाई आप क्या कहेंगे? आप बड़े खामोशी से सुन रहे हैं इन लोगों की बात, आपको भी कुछ कहना है तो बोल सकते हैं बीच में। जी आप बोले। मेरी मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनका बयान था कि जी ये बाजवा साहब इनकी नीतियां बदलते रहे, बहुत इंसल्टिंग बयान था। यानी उनके सिटिंग उनकी हुकूमत, उनका वजीर आला और ये कह रहा था तभी ये कॉम्पिटेंसी की बात है कि बाजवा साहब के सर पे 3 साल 4 साल इन्होंने हुकूमत की। अब ये था कि वो जाहिर है जिन्होंने हुकूमत करवाई है वो अपना हिस्सा तो मांगते हैं। आप मुझे बताएं कि ये बाजवा साहब के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि वो बंदा चला गया है। एक और बाजवा था, उसका नाम था आसम बाजवा, उसकी 100 से ज्यादा कंपनियां थी, उसकी 150 से ज्यादा पापा जॉन्स की थी। वो मियां बीवी बहन भाई सारे पूरा खानदान अरबपति हैं। कभी उनके बारे में, कभी उनके घर के बाहर जाके कितने हंगामा किया है, कभी उनके जाके लोगों ने हिसाब मांगा है। इसलिए कि वो जो पार्टनर इन क्राइम थे, उन्होंने मिलकर ये सारी साजिश की थी कि चलती हुई एक गवर्नमेंट को गिराया था। अब इनसे देखें संभाला नहीं गया, घोड़े पे चढ़ तो जाते हैं लेकिन घोड़े को चलाना जो है उसके दिमाग चाहिए। वो कहाँ गए 200 बंदे के आने पे, वो जो आने पे जिन्होंने ये इकोनॉमी ठीक करनी, वो कहाँ गए बंदे जिन्होंने जाके वो 200 अरब डॉलर उनके मुंह पे मारना था। अब कोई ऐसा काम नहीं हुआ। 6-6 7 आईजी बदले पंजाब के, वो हमारा वजीर आला लगाया गुजदार जैसा बंदा। अच्छा फिर उसके बाद आप देख लें आपके जितने कोई प्रोजेक्ट एक ही था जिसके ऊपर इकोनॉमी चलना था, वो था सीपैक। फिर देखेंगे ये उपलवतनी है कि चाइना का प्राइम मिनिस्टर वो आ रहा है, सदर आ रहा है, और आप वहाँ पे कब्रिस्तान खोल के और कफन लटका के और वहाँ पे आप लोगों ने जहाँ पे क्या हंगामा किया हुआ था। यानी उसमें पाकिस्तान का भला था कि नवाज शरीफ का भला था? अगर पाकिस्तान की भलाई देखनी है, इलेक्शन कराना है पाकिस्तान के लिए, तो यार वो मोमेंट ज्यादा था। इलेक्शन होते पैसे आ जाएंगे, वो तो खर्चे होने हैं, वो तो हमारी इकोनॉमी चलनी थी। उस वक्त एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि यार पाकिस्तान का काम हो लेने दो, हमारे तो यहाँ पे ये कमाल चौकड़ी चलती रहेगी। अब ये है कि पाकिस्तान भी याद आ रहा है और पाकिस्तान भी याद आ रही है। और जब पाकिस्तान का एक फायदे की बात हो, मोमेंट वो के लिए टर्निंग पॉइंट आ गया है, उस वक्त पाकिस्तान का दर्द किया जाए। अभी पाकिस्तान से क्या निकालना है? सबको पता है कि आधे से ज्यादा मुल्क तलाब में डूबा हुआ है, खर्चे नहीं है और उसको देने के जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड ये नहीं, एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा, पहले इनका ले लूं, इरफान भाई का। जी जो बातें कर रहे हैं सारी हकीकत से बिल्कुल मबनी नहीं है। देखिए बात ये है कि ये चीज आया हो चुकी बड़ी अच्छी तरीके से कि जो नवाज शरीफ और जरदारी दोनों, ये दोनों खानदान जो है ये करप्ट है, इसमें अब दो राय नहीं
होनी चाहिए, हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। और ये देखिए कि इनकी करप्शन कैसे वादे हुई, क्योंकि ये जवाब नहीं दे सके अपनी मनी ट्रेल का, ठीक है। आप ये देखिए कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है असेंबली में कहते हैं, हजूर ये वो जराए हैं जो कि हमने पैसे कमाए, खत लहरा के वो दिखा रहे हैं, कतरी खत, वो भी बोकस। फिर इनकी साहबजादी कहती है कि तो क्या पाकिस्तान में मेरी जायदाद नहीं, वो भी झूठ, लिल्लाह माशाल्लाह उसके भाई ने खुद खोल दिया, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नजर में जायदाद है। यानी कि आप हकाइक को कैसे मस्क करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती अपने लोगों पे कि इनको इनकी अकलों पे क्या पर्दा पड़ गया यार, कि एक ऐसे आदमी की जिससे लूट मार की, इस आवाम की पैसे को लेके अपने मफाद के लिए मुल्क से बाहर चला गया और इस आवाम को रोता हुआ छोड़ गया। ये लोग के लिए अब भी कोई इसमें वो चीज नहीं है कि ये समझ सके बात को, समझ ना। और ये देखिए कि ये नवाज शरीफ जो है इसने सारी जो चीजें की माजी में वो सारी झूठ पे मबनी थी, कोई हकायक पे नहीं मबनी थी, समझ ना। और उनके झूठ जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलते रहे। खैर वो बातें सारी माजी की हो गई। आप ये जो कह रहे हैं कि सी पैक का क्या हुआ, तो ये 7 मार्च जब से शहबाज शरीफ आया, मुझे बताइए कि सी पैक पे कौन सा काम हो रहा था? इमरान खान के जमाने में सी पैक पे काम हो रहा था, समझ ना। दोनों हुकूमतों की तरफ से बयानी तो आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से भी, और मुलाकातें भी हो रही थी सी पैक के ऊपर, और उसकी डेवलपमेंट भी हो रही थी, सब नजर आ रहा था, समझिए। अब 7 माह हो गए हैं, सी पैक कहाँ गया, गुम हो गया। अब देखिए बात ये है समीना जी कि अगर किसी की किश्ती डूब रही हो और मैं आपको कहूँ कि आप इस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसमें माल पड़ा हुआ है, इसके अंदर माल पड़ा हुआ है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आप अपनी आंखों से देख रही हो कि ये किश्ती डूब रही है, क्या आप पैसा लगाएंगी? जवाब दीजिए, नहीं लगाएंगी ना। इसी तरह दीजिए जवाब दीजिए। एक सेकंड वो सवाल पूरा रुक जाए जी। एक मिनट सर, एक मिनट जी, पहले इरफान भाई को पूरा कर लेते मुकम्मल। इस मुल्क की इकॉनमी बड़ी, लिख ले पॉइंट, लिख ले, फिर दें जवाब। और आपके प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त मौजूदा है, क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो हर जगह गए, उन्होंने हाथ मिलाया है, हर जगह। और अब उन्होंने आखिर में पाकिस्तान, ये अभी खबर आई है कि उन्होंने बैंक ऑफ चाइना से मदद मांगी है कि खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए। देखिए ये सऊदीया के जो MBA थे वो भी पीछे हट गए, टर्की के उन्होंने भी ठिंगा दिखा दिया। ये कहाँ नहीं गए जहाँ पे इनको कतर से था, उन्होंने ठिंगा दिखा दिया। तो हमारे हालात तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना, वो समझते हैं कि ये लोग तो एक्सपोज हो चुके हैं, वो समझते हैं, और वो इस वक्त इनके हाथों में पैसा नहीं देना चाहते। इमरान खान जब आया था, क्या आप भूल गए कि उसने 1-2 विजिट किए थे और 1-1 घंटे की मुलाकात की थी MB से भी और कतर के से, तो उन दोनों ने $3-3 बिलियन दे दिया था, याद होगा आपको। उस वक्त भी यही सूरत थी, लेकिन अब इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं। तो खुदा के लिए अब हमें इनकी हमायत छोड़ देनी है और इस मुल्क को देखना चाहिए समीना जी। ये मुल्क जो है ना, अब इंशाल्लाह अपनी तरक्की की तरफ जाएगा। और ये इलेक्शन, ये बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं कि इलेक्शन ही वाइज आ रहा है। और इलेक्शन मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि इंशाल्लाह मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, कुछ इतलात ऐसी हैं कि ये दिसंबर के आखिरी तक या जनवरी के पहले वीक में या दूसरे वीक में ये हुकूमत घर चली जाएगी, और इलेक्शन जो है ना वो ईद के बाद होंगे, अप्रैल में। जी अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी बोले जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मतलब बिल्कुल ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हर बंदे को ख्वाब भी देखने चाहिए, ख्वाहिशें भी रखनी चाहिए, अपनी पसंद और नापसंद का इजहार भी करना चाहिए। लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये आइंदा 4-5 साल तक इलेक्शन होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जिस डेमोक्रेसी की हमें तरफ देते रहे हैं, उन्होंने इंग्लैंड में कितने लोग, कितनी हुकूमतें बदली हैं। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज जोर से बोले जरा प्लीज, इनको आवाज नहीं आ रही, दोबारा से बोले जोर से। मुझे बड़ा पता है। तो देखें, एक प्रोसेस है,
उसके जरिए उनको निकाला था, उसी तरह के एक प्रोजेक्ट के जरिए उनको निकाला है। आज आपने उसका मोहम्मद सलाई का बयान पढ़ा है, उसने कहा कि जब तक बाजवा साहब इनकी हिमायत करते रहे, इनका बाजू पकड़ करके चलते रहे तो ये ठीक थे। अब ये ऐसे हैं मर्द के बच्चे के, जब वो बंदा चला गया है और उसके खिलाफ ये लेके तलवारें हैं। मैं जवाब देना चाहता हूँ इसका। जी जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का जो इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लोग चाहते हैं कि आए, जो भी जिस मगर लोग चाहते हैं कि लाए, मगर वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे, इसलिए कि हुकूमत को पता है कि जितना पॉपुलर लीडर इस वक्त इमरान खान हुआ है, अवाम इमरान खान के साथ है, तो उनको लग रहा है कि किसी सूरत भी वो जीत नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहते। सिर्फ देखें, पीटीआई वाले तो पाकिस्तानी नहीं है जी, दूसरे लोग भी पाकिस्तानी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरों में से कोई चाहता हो कि भी इलेक्शन हो। अच्छा, ये आपको जवाब देना चाहते हैं जी, कानून का पहिया चढ़ जाए, उसके बाद ये जो खराफात हैं, ये मजे वाली बातें, ये धमाल चौकड़ियां चलती रहे। एक दफा सख्ती से चलना पड़ेगा। इकॉनमी ठीक है, बात सिर्फ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डैमेज हुआ है इसको कर लेने दें। हम ये नहीं कर रहे कि डबल गेम कर रहे हो, कभी जाके तुर्की के साथ सीधे हो जाए, कभी साथ में मुआतिब मोहम्मद को लेके नाल के जो आपके साथ ब्लॉक बनाना है, कभी किसी को लेके ब्लॉक बनाना है। हमारे जो ट्रेडिशनल लोग थे, मिलियंस ऑफ लोग हैं हमारे मिडिल ईस्ट में, वो हमारे टेस्टेड फ्रेंड हैं। वो हमें देखें, वहाँ पे जितना हमारे घरों की लाइटें, हमारी सड़कें, वहाँ से जो पैसे आते हैं वहां से हैं। अब होश आई है लोगों को कनाडा की और इधर उधर की, ये तो सारी इकोनॉमी उनके साथ दुनिया डाल रहे हैं। सच बोले, जी बोले, अपनी कान खोले, अपने दिमाग को रोशन करें, अपनी आंखें खोलें, सच बोले। हर बात इनकी झूठ, ये जो भी साहब है हर चीज झूठ बोल रही है। जैसे इनका लीडर झूठ बोलता है, वैसे ये भी झूठ बोल रहा है। जी आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जरा मेरी बात को अगर सुन लें। जैसे आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मैंने भी किया है। नहीं देखिए, वो तो चलो हर बंदा कह सकता है। आपकी ख्वाहिश नहीं है, आपके ख्वाब है, ये आपके ख्वाब है। और शेख आप भी तो ख्वाब ही देख रहे हैं दिसंबर के, आप कौन सा इलेक्शन कमीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, आप भी ख्वाब ही देख रहे हैं। देखिए, ये प्लीज जरा मुझे भी बात करने दे जरा एक मिनट। देखता था, और ये देखिए कि वो इतने आप वो बेशर्म हो चुके हैं नवाज शरीफ कि वो छुप के बैठ गए हैं, उनको इतना जलील किया इंग्लैंड के अंदर। तौबा तौबा, गैरत नाम की चीज ही नहीं है उनके अंदर यार। इतने वो ढीठ लोग हैं कि उनके अंदर कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया है ही। आप बुजुर्ग आदमी हैं, मैं आपको ये लफ्ज नहीं कहना चाहता। आपकी बात से लग रहा है कि आप ये मुश्किल काम है, ये भारी पत्थर है, आप इसमें ना दखल दें। आप कुछ अल्लाह करें, ये करने वालों के काम है, छोड़ दें ये। अरे उनको तो दे दे एक और। जी बोले, आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, अभी भाई साहब ने एक बात की कि बाजवा ने ये कहा था कि बाजवा तो कुछ भी कह सकता है, ये तो कोई भी पॉलिटिक्स में कोई भी बात कर सकता है। रह गई बात ये कि जनरल्स का एहतसाब, वो तो इमरान खान खुद भी कह रहे हैं कि सबका एहतसाब होना चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर पापा जॉन्स बने हैं तो इमरान खान ने उसको हटा भी दिया था, जनरल आसिम को। और रह गई बात सीपैक की, तो सीपैक के बारे में तो चाइनीज जो एम्बेसडर है उसका बयान अभी रिसेंट आया है, 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले। उसने ये साफ कहा है कि इमरान खान के दौर में सीपैक पे काम होता रहा है। तो ये तो नहीं कि सीपैक पे अब उनको वो हो गया प्रॉब्लम कि अब ये क्या करेंगे हम सीपैक का। हम $50 बिलियन इसमें इन्वेस्ट कर बैठे और कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा। चाइनीज को परेशान है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। जब इमरान खान का दौर था तो इलेक्ट्रिसिटी सही मिल रही थी, अब फिर जो है वो ये आ गया। गैस का बहुत बड़ा बहरान है मुल्क के अंदर, लोगों को गैस नहीं मिल रही, फैमिली के घर खाने नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रिक का बिल इतना ज्यादा है कि लोग इलेक्ट्रिक का बिल जमा कराएं या अपने घर में खाना खाएं। जी, अब देखें ये कि ये नहीं कहना चाहिए कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। देखें, प्रोटेस्ट तो जमहूरियत में, और हम कर क्या सकते हैं सिवाय प्रोटेस्ट के। हम ये तो नहीं करना चाहते कि लोगों को मारें, हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इमरान खान पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, वो जमहूरियत में राइट होता है हर एक का। अब देखें, ये सिचुएशन अब इस वक्त ये है कि सिविल लिबर्टीज की हमारी बहुत हालत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बुरी है, कानून इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरतों में अब आप मुझे ये बताएं कि हम अगर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर, तो बाहर का तो छोड़े, हम भी नहीं इन्वेस्टमेंट कर पा रहे।
अगर हम में से कोई है ऐसा जो चाहेगा कि हम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्वेस्ट करें, मेरे ख्याल में उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। मैंने खुद 1-2 बार तबाह ट्राई की है जिसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी वजह सेवरल रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी एक रीजन है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो वहाँ के हैं। तो गवर्नमेंट चेंज करने से सब कुछ तो हल नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये देखें कि अभी ट्रेंड आप देखें। ट्रेंड ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो फैसलाबाद में अच्छी खासी इमरान खान ने खड़ी कर दी थी, वो वापस दोबारा नीचे आ गई है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि आपने हम पे जो ये इतने ज्यादा जो भी सब्सिडीज थी वो खत्म कर दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ, या हम इंडस्ट्रीज को बंद कर रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन हो जाएगी, आप देखें फर्टिलाइजर की प्राइसेस इन्होंने बढ़ा दी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आपका डाउन हो गया, क्रॉप्स आपकी कम हुई। तो ये हर चीज का इफेक्ट होता है। इन्होंने जब इतनी ज्यादा हर चीज में महंगाई कर दी है, इन्फ्लेशन 48% ऊपर चली गई, तो उसकी वजह से आम आदमी के लिए तो रोटी खाना मुश्किल हो गया है। मुल्क के अंदर जो जिस तरह के हालात हैं, इसलिए यहाँ पर एक मेच्योर गवर्नमेंट की जरूरत थी। ये तो सिर्फ बांधपनी का कंबा ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि अपने केसेस खत्म करें। इनमें से अगर पूछा जाए कि इनसे कि आपका इकोनॉमिक प्लान क्या है, किस तरीके से आप पाकिस्तान को इस गड्ढे में से निकालेंगे, तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये लेके आए सागदार को, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पा रहा। वो इसलिए नहीं कर पा रहा कि मुल्क के बेसिक हालात जो है वो ये है कि आपकी इकोनॉमी नहीं है। आपको इकोनॉमी को बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए ब्रेन चाहिए, उसके लिए ये सारे कमीशन बोर्ड लोग हैं जी। बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ। लोगों को ये इस वक्त जो ये बहस में बैठा अपनी जगह, हक बात यही है कि सबको असेंबलियों में जाना चाहिए, वहाँ पे बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या असेंबलियां तहलील होंगी या नहीं होंगी, या सिर्फ ये बातें ही होंगी? ये देखें, ये सिर्फ जो है ये एक सियासत का नाम हमने रखा हुआ है, मकारी। कौन बंदा कितना मकार है वो उतना बड़ा सियासतदान है। अब इसमें पैसा चलता है, दान धांधली चलती है, ये किस तरह की करप्शन चलती है। देखिए इनके मुंह से सच्चाई कैसे निकली है कि ये मकारी का नाम है सियासत। देखिए ये इनकी सच्चाई देखिए समीना साहिबा, ये कैसी वो कह रहे हैं कि आपकी सच्चाई देखेंगे, आपके मुंह से किस तरह की बात निकली कि आप मक्कारी का नाम दे रहे हैं सियासत को, तो आप देखेंगे आपके मुंह से कैसे ये लफ्ज निकले, ना सुने जी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने सच्चाई की कि सियासत एक मकारी है, और ये समझ गए हैं कि इनका सियासतदान जो है वो मकार है, क्योंकि इमरान खान सियासतदान नहीं है, वो लीडर है, लीडर। इमरान खान को वो कह रहे हैं कि सियासतदान नहीं है, वो लीडर है। क्या कहेंगे आप? मैं क्या कह सकता हूँ जी, अगर आप न्यूट्रल बात करनी है, आपने हक सच की बात करनी है, तो फिर आप ऐसे तो नहीं कर सकते। पैमाना एक जैसा ही होना चाहिए। वो सियासतदान नहीं है तो और खड़ा होकर वो कह रहा है कि हुंडी पे पैसे भेजो, वो सियासतदान नहीं है। कह रहा है कि सोने में सुहागा, वो कह रहे हैं कि अगर अपने हक सच की बात करनी है मैंने कुछ 5 बंदे मैंने खरीद लिए हैं, बाकी आप खरीद लें। और ये सियासतदान नहीं है, रात को जा के बाजुओं को कह रहा है कि आपको वो सियासतदान ये ऑफर कर रहा है, मैं भी आपको यही ऑफर कर देता हूँ, तो क्या मसला है। अब वो पता नहीं सियासतदान और क्या होता है, मुझे नहीं समझ। को टीम होते हैं उसके धुम निकली होती है। सियासतदान अपनी चालों से समझ में आते हैं। कौन सी बात है जो उसने सियासत के लिए नहीं की, बताएं। मेरा तो ख्याल हर काम सियासत के लिए है। अच्छा, इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, मैं इनसे एक सवाल से पूछता हूँ, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, ठीक है। सवाल ये है अगर आपने भी अल्लाह को जान देनी है, सवाल ये है कि नवाज शरीफ के पास इतना पैसा कहाँ से आया, इसका मुझे जरा राज बता दीजिए बस। यार मेरी समझ में नहीं आती कि आप समझते हैं कि जैसे आप कर रहे हैं कि वो वली अल्लाह है और वो उसका दर्जा बहुत बड़ा है और बाकी चोर है। मैं कैसे कह दूं कि नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल पाक है और ये नहीं है, मैं कैसे कह दूं। आपके पास क्या सबूत है कि वो पाक है? इसका मतलब है कि आपको अपने सियासतदान पे एतमाद नहीं है, लेकिन हमें इस वक्त इमरान खान पे आप इसकी शहादत दे सकते हैं, मैं नवाज शरीफ की शहादत नहीं दे सकता। आप दे सकते हैं इमरान खान की। देखिए, शहादत जो दी जाती है ना, वो सबूतों के साथ दी जाती है, किरदार को देखते हुए दी जाती है, उसकी हरकत और सकनात को देखते हुए दी जाती है शहादत किसी भी शख्स की, समझ ना। वो अपने किरदार से पहचाना जाता है, अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है, तो फिर वो उसकी शहादत दी जाती है। देखिए, इमरान खान की हम इसकी शहादत दे रहे हैं कि अभी तक उसने
भाईजान देखिए हम लोग उसके ऊपर सब जो अभी है तक बंदे का शिकार हैं। कोई हम सब आप ही नहीं, आप ही नहीं, करप्शन का केस कोई नहीं है उसमें इमरान खान पे, ना ये कोई साबित कर चुके हैं। समझ जाइए ना, बात ये है कि वो इमरान खान को छोड़िए, आप ये बताइए कि नवाज शरीफ जो है वो उसकी बैकग्राउंड सब जानते हैं। मेरा भी ताल्लुक लाहौर से है, मैं भी जानता हूँ कि नवाज शरीफ के जो फादर थे वो क्या थे, उसके दादा क्या थे। ये चीजें अब ढकी छुपी नहीं रही। तो खुदा के लिए आप अपने आप को तब्दील कीजिए और इस मुल्क का सोचिए, ना कि नवाज शरीफ का, क्योंकि नवाज शरीफ अब खत्म। अब नवाज शरीफ की देखिए हालत ऐसी हुई है कि जैसे अस्पताल में पड़ी हुई एक औरत के पास एक नर्स आई, उसने कहा खातून हमने आपकी जिंदगी तो बचा ली है, लेकिन अब आप कभी माँ नहीं बन सकती। तो अब आप भूल लीजिए कि नवाज शरीफ कभी सियासत में आ सकता है, वो कभी वजीर आजम बन सकता है। समझिए ना, भूल जाइए। आप बिल्कुल आप खातर जमा रखें, इंशाअल्लाह ताला ये अभी उसी की हुकूमत है। ये आर्मी चीफ भी इसी ने लगाया है, ये उसी की हुकूमत है। आप पता नहीं कैसे कैसे समझते हैं कि नहीं उसमें नहीं आना, ये किसकी हुकूमत है? शहबाज शरीफ को किसने लगाया है? ओ भाई मेरे 12 आदमी है, 12 लोगों का हुक्म है इसकी हुकूमत। और भाई ये पीडीएम की है, पीडीएम की। ओके, आपको गलतफहमी है, आपको अकल ही नहीं है, आपको सियासी शऊर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है और आप बोले जा रहे हैं। अब आप बिलो द बेल्ट गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं तो आपको ना सियासी शऊर है ना अकली शऊर है। ये पीडीएम की, ओ भाई मेरे ये पीडीएम की हुकूमत, पीडीएम की, ये पीडीएम भाई मेरे पीडीएम की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, नवाज शरीफ की नहीं, पीडीएम की है। अगर अखबार खोल के देख लें, टीवी खोल के देख लें, आपको सब उसी के फैसले नजर आएंगे जिसको अल्लाह देखें। चले बोले आप बोले जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स नॉट गेट पर्सनल। एक चीज तो देखें, इमरान खान की जहां तक बात है तो उसके पास जो भी पैसा है वो उसका डिक्लेयर्ड पैसा है, ज्यादा उसका एक बनी गाला का घर है जो उसने क्रिकेट की कमाई से, जो उसके फ्लैट था लंदन में जब वो रहता था, 18 साल वो रहा है लंदन में, उसमें जब वो बेचा तो उस पैसे से उसने बनी गाला की जमीन ली जो कि औने पौने उस जमाने में बिक्री थी, आज से 30 साल पहले की बात है शायद। तो देखें उसके पास तो कोई ऐसे अनफेयर मीन्स है नहीं, वो सबके सामने है। जो गवर्नमेंट उसने की है, एजेंसीज भी और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट भी और आर्मी भी और सब ISI जोर लगा के देख चुकी है कि कोई उसके अंदर करप्शन का केस नहीं मिला। ज्यादा से ज्यादा ये वो फरागोगी वाला कहते हैं, तो फरागोगी पे केस क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं FIR दर्ज करते और क्यों नहीं उसको पकड़ के लेके आते अगर वो उसने ऐसा कुछ किया है तो। लेकिन ऑब्वियसली वो तो इनकी अपनी फैमिली की मेंबर है, वो उसका जो ससुर है वो तो खुद नून लीग में है, तो ये इसलिए उसको सिर्फ ये मड स्लिंगिंग के लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं उसके अंदर, और बाकी कुछ नहीं है। जहां तक नवाज शरीफ की ईमानदारी का ताल्लुक है तो वो पनामा केसेस में हमें पता चल गया है, एवनफील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं उनसे पता चल गया है, जरदारी साहब का भी सरे महल से और दूसरी जगह से बिलावल हाउस उनके इतने बड़े जो बने हुए, ये सब चीजें सबके अवाम के सामने है। इसमें ये तो कोई शक नहीं कि इमरान खान इनसे ज्यादा ईमानदार और बेहतर चॉइस है हमारे पास। मैं ये तो नहीं चले, मैं ये नहीं कहूंगा कि परफेक्ट है, लेकिन एटलीस्ट वो बहुत सौ से इन बाकी सबसे तो बेहतर ही है, हमें हर लिहाज से बेहतर नजर आता है। चाहे उसके अंदर मुहिब्बे वतनी है वो भी इनसे ज्यादा है, उसकी जो किफायत प्यारी जो उसने की है वो इनसे ज्यादा है जी। और लीडरशिप, जहाँ तक लीडरशिप की बात है तो आप ये देख लें कि ये लोग जो बात करते हैं वो किसी इंटरनेशनल फोरम पे, तो वो इनके कैसे इनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो बात होती है वो कितनी कंफ्यूज्ड होती है और किस तरीके से ये लोग बात करते हैं, ना इनकी इंग्लिश सही है। इसके मुकाबले में जब इमरान खान बात करता है तो देखेंगे किस तरीके से ट्रंप ने उसको वेलकम किया, किस तरीके से दुनिया में वो जहां भी गया है, इवन सऊदीज ने किस तरीके से उसने कहा सलमान ने कि आई विल बी योर एम्बेसडर। तो देखें ये बातें वो है कि इमरान खान ने नो डाउट की वो एक अच्छी वो की है। ये जब रशिया गया है इमरान खान, वो भी देखिए कि पुतिन ने कैसे इनका इस्तेमाल किया इमरान खान का, खाली ये नहीं कि मिडिल ईस्ट में या अमेरिका में। और अभी आपको आपको मैं न्यूज दूं कि आज रशिया ने जो है वो जो डील जो पाकिस्तान ने इमरान खान के थ्रू कर रहे थे, आज उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जो है ना नहीं करेंगे वो।
तो अगर वो रहती गवर्नमेंट तो इंशाल्लाह वो उससे देखें पाकिस्तान के हालात कितने बेहतर होने थे कि आपको गंदम सस्ती मिलती, आपको पेट्रोल सस्ता मिलता और आपको डिफेंस भी आपका जो है S-400 जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम वो भी आपको मिल जाता, तो उससे हालात आपके बेहतर होने थे। अब आप देखिए जो पैराडाइम जो शिफ्ट हो रहा है जिसमें रशिया हो जाता है, ईरान हो जाता है, तुर्की हो जाता है, आगे सारे ये कंट्रीज मिल जाते हैं, अफगानिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो जाते हैं। तो इससे आप ये देखें कि एक जो CPEC का जो मेन मकसद था कि जो ट्रेड आगे तक जानी थी वो थी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इनमें से कोई इस स्टेट का लेवल का लीडर नहीं है जो किसी से अपनी बात मनवा सके, किसी को अपनी ऑफर दे सके और इस चीज को कामयाब करे। चाइनीज इस वक्त वो कह रहे हैं कि मतलब वो अपना वो सिर्फ वो मुंह से कह नहीं रहे हैं इस वक्त, बाकी वो उनको भी पता चल गया है कि ये CPEC जो है वो एक फेल्ड मंसूबे की शक्ल में नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि उसमें किसी किस्म की बाकी कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही। जब तक बाकी कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं करेंगी बात नहीं बनेगी। अब सिर्फ चाइना है इस वक्त। गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है वो पूरी होप में है कि अभी ये जो इलेक्शन है, क्योंकि देखिए सियासी इस वक्त अदम इस्तेकाम है पाकिस्तान में। जब तक ये इलेक्शन ही होते एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आती, कोई भी मुल्क जो है ना आपके साथ डील नहीं करेगा, और स्पेशली इन लोगों के साथ जो कि एक्सपोज हो चुके हैं इंटरनेशनली तौर पे। समझिए ना कि ये लोग एक करप्ट सियासतदान है। खाली हम नहीं कह रहे, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीजें एक्सपोज हो चुकी है। कई आर्टिकल्स आ चुके हैं अपना न्यूयॉर्क टाइम के अंदर, टाइम मैगजीन के अंदर, गल्फ मैगजीन के अंदर, यानी कि ये लोग पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं। तो कौन शख्स होगा कि जो इनके साथ हाथ मिलाएगा, बताइए मुझे इस मौके पे। तो इसका बिल्कुल नहीं, ये तो अनफॉर्चुनेट है कि इनकी हिस्ट्री जो है वो सबको पता है, हम भूल जाते हैं लेकिन दुनिया नहीं भूलती। लोगों को पता है इन्होंने किस तरीके से सैलाब के हार भी चोरी कर लिए, इन्होंने मतलब किसी तरीके से जो है किसी किस्म का डीजल के परमिट पे ये बिक जाते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि ये अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए भी आपको मुल्क की राज दे देंगे। इनकी तो हालत ये है। इस किस्म के लीडर नहीं चाहिए, लीडर वो चाहिए जो कि वहां मुंतखब करे, और वो इसी तरीके से होगा जब इलेक्शन होंगे। इमरान कभी ये नहीं कह रहा कि मुझे लेके आ जाओ, इमरान ने एक दफा भी ये नहीं कहा कि मुझे लेके आ जाओ, इमरान ये कह रहा है इलेक्शन कराओ। तो आप ये देखें, मैं इनसे सवाल करती हूँ, ये जो मेरे साथ भाई साहब है, इनसे मैं महमूद साहब से सवाल करना चाह रही हूँ कि आप बताइए कि सुनने में आया है कि ये जो सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो मुस्लिम नून लीग के कारकुन जो थे वो PTI के साथ राब्ते में थे, तो कहाँ तक ये बात सच है? आपको तो पता होगी जो आप इतना मुस्लिम नून लीग के बारे में बोल रहे हैं। बताऊं, इनके बेशुमार जो है अरकान बहुत सारे बेशुमार अरकान नून लीग के इनके साथ ही थे, जो धरना हुआ जब इमरान खान के साथ गोली चली, इमरान खान के ऊपर गोली चली, उस वक्त भी ये लोग इनके कारकुन इनके साथ थे, मुलाकातों में थे और बहुत सारे थे। असद उमर का कहना है कि एक दो नहीं लातादाद थे, मैं गिनती नहीं बता सकता मीडिया में। ये बानमती का कुनबा उनको कह रहे हैं, आप मुझे बताएं ये शाह महमूद कराची कहाँ पे आया? ये छोड़िए इस बात को, इस बात में कोई दम नहीं रहा। ये चूरन ना बेचे यार, ये चूरन पुराना हो चुका, ये चूरन पुराना हो चुका कि शाह महमूद कुरैशी कहाँ से आया, फवाद चौधरी, ये चूरन पुराना हो चुका। कोई नई बात कीजिए ना, ये बहुत पुराना चूरन है, समझिए ना। चले, आप क्या सुनना चाहेंगे मैं वही सुना देता हूँ, आप बताएं आप क्या पूछना चाहेंगे। आप ये जो सवाल किया है समीना ने आपसे, क्या आप ये बताइए कि जो असद उमर कह रहा है और बाकी भी ये आपके अराकीन, बहुत सारे अराकीन मुस्लिम नून लीग के अराकीन उनके साथ राब्ते में थे PTI के साथ, तो आप ये बताएंगे कहाँ तक ये बात सच्ची है? ये कहा सुना जा रहा है कि बहुत सारे MPP और MP इनके साथ राब्तों में थे, तो क्यों आखिर PTI में जाना चाहते थे? अब ये तो आपसे मैं पूछ रही हूँ ना कि क्यों उनके साथ राब्तों में थे? इमरान खान के पास गोली चली, जलसे जुलूसों में उनको ये पता चल रहा था, उन लोग को ये पता, देखिए सियासत में उनको पता चल रहा था कि ये सियासत इनकी खत्म होने वाली है। मैं सवाल आपसे कर रही हूँ, उनको पता चल रहा था कि सियासत इनकी खत्म होने वाली है, इमरान खान की सियासत में इमरान खान आने वाले, तो उनको सीटें चाहिए थी जी, उनको सीटें। बहुत आसान हाल है, असेंबली में चले जाएं, वहां पे जाके नो कॉन्फिडेंस का वोट करवा लें, चलो आगे, और पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। ये तो सीधा सीधा हाल है, इसमें तो सड़कों पे निकल के अब क्या आप समझती हैं कि फर्ज करें हार भी जाते हैं, इमरान खान जीत भी जाता है और नवाज शरीफ और ये लोग हार भी जाते हैं, तो ये सड़कों का और इस्लामाबाद का सिर्फ इमरान खान को रास्ता आता है, और ये नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़कें हैं,
उनको पता है ये कैसे ब्लॉक करनी है, जब उनकी बारी आएगी वो यार भी भाई कर लेंगे। नवाज शरीफ ने अपने अपने बाप से पैसे लेकर देखिए नहीं बनाई ना। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, जी। मैं एक मिनट जरा, नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखें एक सेकंड इरफान भाई, जरा एक सेकंड इरफान भाई, एक सेकंड जी जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहूंगा अगर नवाज शरीफ ने Sorry. सड़कें बनाई तो क्या उसे अपनी जेब से पैसे खर्च किए थे? की बात सुनी नहीं जाती उनसे, और ये नवाज शरीफ की सड़कें हैं, ये उसने बनाई हैं, ये उसकी सोच थी। ये 4 साल में देखें। कितनी सड़कें बनी हैं अभी। जी देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि सड़कें पाकिस्तान की हैं, किसी की जाती नहीं है। देखें बात ये है कि जो जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है, उसमें देखें उसमें हर चीज ने काम किया है, उसमें पैसे ने काम किया है। वो सिंध हाउस में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने मेंबर्स को वहां रखा है। इससे पहले भी वो किस तरीके से जब छांगा मांगा में रखते थे, तो ये लोग तो एक्सपर्ट हैं इस तरीके से चेंजेस लाने में, क्योंकि इनको पता है। और दूसरा ये है कि सबकी जो है मेजोरिटी की इनमें से वीडियो लीक्स हैं, इनकी ऑडियो लीक्स हैं, इनकी फैमिलीज के साथ, इनके साथ अलहदा आउटसाइड भी इनकी जो वीडियोस बनी है नाजेबा, वो इनके पास थी, आर्मी के पास। तो इन्होंने लोगों को डराया है, एमकेएम को भी इन्होंने डरा के अलहदा किया है। तो ये इसी तरह करेंगे इस तरीके से, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकेगा। जब पैसा भी लगेगा और धमकी भी लगेगी, तो फिर कोई कैसे आएगा? सिर्फ इलाज इलेक्शन है, और इलेक्शन के जरिए पता चलेगा, क्योंकि इलेक्शन में अवाम वोट देंगे, अवाम को किसी का वो डर नहीं है। अवाम तो निकले हैं इमरान खान के लिए, वो आप देख रहे हैं, हर जलसे में उसके लाखों लोग निकल रहे हैं, हर शहर में निकल रहे हैं। तो ये क्या साबित करता है? ये यही साबित करता है कि जो बात इमरान कर रहा है, लोग उससे मुत्तफिक हैं। आप ये बताएं कि पीडीएम वाले 13 अच्छा, आप मुझे बताएं कि इमरान खान आवाम को हकीकी आजादी दिलाने के लिए कहते, तो दिला सकेंगे हकीकी आजादी या नहीं? जी, अगर कोई दिला सकेगा तो वो इमरान खान है, इसके अलावा तो मुझे किसी पे उम्मीद नहीं है, ना किसी और का। ये जो स्टेटस को के पॉलिटिशियंस हैं, जो कि हैं ही डर के बात करने वाले, जो किसी से बात ही नहीं कर सकते, ये हकीकी आजादी कहाँ से दिलवाएंगे? इसके लिए तो लीडर चाहिए, लीडर इमरान खान जैसा, जो किसी से बात कर सके, जिसको कोई इंग्लिश आती हो, जो कि खड़ा हो सके किसी फुटिंग में। इन लोगों में तो वो कैपेसिटी है ही नहीं। ये तो सियासतदान भी नहीं है मेरे भाई, ये सियासतदान भी कहना इनको बहुत बड़ा गुनाह है। ये तो वो लोग हैं जो करप्ट हैं, चोर हैं, जिन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया है। ये तो ये चोर है, इन्होंने इस आवाम के वो दुख लिए हैं, गरीबों का पैसा चुराया है और गरीबों की सहूलतें ले गए हैं। आप इनको सियासतदान भी ना कीजिए, ये तो सियासतदान की तौहीन है इनको कहना। अगर ये सियासतदान होते तो हमारा मुल्क कभी, थोड़े से भी ये सियासतदान होते ना, यकीन कीजिए कि हमारा मुल्क इस नहज पे ना होता जो आज यहाँ पे खड़ा है, थोड़े से। जी बिल्कुल। ये देखें, आप ये देख लें कि हमने जितने भी मुआहदे करते हैं, हमारा लेवल ये है, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका लेवल ये है कि इनको इंग्लिश नहीं आती, ना इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने आते हैं, ना इन्हें कॉन्ट्रैक्ट समझने आते हैं। चाहे शिमला मुआहदा हमने किया तो वो भी पाकिस्तान के हिस्सा है, अगर शिमला करते हैं तो वो भी बेसिकली इंटरनेशनल रूल्स के अगेंस्ट किया है हमने। तो जिस तरीके से भी जो भी ये जो पावर पॉइंट्स का जो इन्होंने किया है, उसमें अगर हम बिजली नहीं भी यूज करते तब भी हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो मुआहदे तो हम इस तरीके से कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है। देखिए ये जो मुआहदे करते हैं ना, वो पढ़ते नहीं है, बस उसमें एक लाइन ये कहते हैं कि जो हमारी होनी चाहिए, हमें कितना मिलेगा, बस वो कहते हैं आपको कितना मिलेगा, कहते जी कहते हैं चले जी मुआहदा साइन, बहुत बहुत मुबारक हुआ। इनको सिर्फ इतना पता है कि हमें कितना मिल रहा है और कितना हम लेंगे, बस ये इनका। ये बड़े खामोशी सुन रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं जो मेरे साथ कॉलर दूसरे। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा इस जगह पे कि हमें टोटली हर चीज का ब्लेम पॉलिटिशियंस को भी नहीं देना चाहिए। इसके अंदर और स्टेक होल्डर्स भी है, जिसमें सबसे बड़ी आर्मी है और जुडिशरी है। आप ये देख लें कि जुडिशरी के हालात ये हैं कि लाखों केसेस जो हैं, लाखों केसेस वो पेंडिंग में है। ये जजेस जो है लेट आते हैं, जल्दी जाते हैं, और जितना देर बैठते हैं वहां रिश्वत लेते हैं, उसके अलावा तो इन्होंने कुछ करना नहीं होता है। तो ये तो हालात है। आर्मी का जहां तक है, वो अपने जो महदूद उनका जितना भी माइंड है, उनको जितनी समझ है, उस हिसाब से वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहते हैं। तुम इसके साथ मिल जाओ, तुम इसके साथ मिल जाओ, यूं करके गवर्नमेंट्स बनाते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। अवाम को असल हकीकी आजादी का मतलब क्या है? हकीकी आजादी का मतलब है कि अवाम के पास ये राइट होना चाहिए अपना लीडर चुनने का, राइट, अपने वोट डालने का उसके पास हक होना चाहिए, वो जिसको चाहे चुने, जिसको चाहे दे वोट। जी। और इसके अलावा जो लीडर मुंतखब हो, उसके पास फिर ये राइट होना चाहिए
कि वो फॉरेन पॉलिसी पे और इंटरनल जो कंट्री की पॉलिसी है उन पे वो अपना दे सके पार्टी पॉलिसी, और उसी मंशूर के तहत उसको किया जाए, लोग उसको मुंतखब करें। अब हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, देखें आप, यहाँ पर लिबरल पार्टी का एक अपना व्यू पॉइंट है, कंजर्वेटिव अपना है जी। तो इस तरीके से लोग फिर उनके पॉलिसीज को देखते हैं, वो देखते हैं कि अगर मैंने इसको वोट दिया तो ये इस तरह पावर में आएगा और ये काम करेगा, इस चीज को खत्म करेगा, इस चीज को लेके आएगा। वहां पर क्या है, वहां अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। तो अगर कोई कहता रहे ढीठ बन के वो लोग कुछ का कुछ बकवास करते रहते हैं, और लोग बेचारे भी उनसे इतने बददिल हो चुके हैं कि उन्हें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, वो कहते हैं चलो हमें बिरयानी की एक प्लेट दे तो हम तुम्हें वोट दे देंगे। तो मतलब लोगों का जो है वो इनसे एक्सपेक्टेशन इतनी रह गई है। जी भाई साहब क्या कहेंगे, महमूद साहब क्या कहेंगे? उम्मीद है जी। हेलो जी 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 जी, आवाज आ रही है जी, बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, जो मेरे भाई कह रहे थे कि सारा कसूर पॉलिटिशियन का नहीं है, दूसरे इदारों का भी कसूर है। देखिए, जब कोई भी हुकूमत बनती है तो उस हुकूमत में पूरी कैबिनेट बनती है, उस कैबिनेट में हर इदारे का एक मिनिस्टर शामिल होता है। अगर हमारे मिनिस्टर जो हमारे हुक्मरान बैठते हैं, अगर वही तमाम चीजों को सही कर सकते हैं, जुडिशरी का जो मिनिस्टर ऑफ लॉ होता है उसके अंडर में जब कोर्ट्स आती है तो वो, और जब हमारे ही हुक्मरान अपने मनपसंद लोगों को तरक्की दे के चीफ जस्टिस बनाएंगे, आर्मी चीफ के लिए फाइट करेंगे, तो आप ये बताइए कि वो इदारे किस तरह से सही हो सकेंगे। तो जो भी यानी जमहूरियत में किसी भी मुल्क का स्ट्रक्चर सही करने में उसकी जमहूरी इक़्तिदार का बहुत बड़ा हाथ होता है, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी होती है जो पॉलिटिकल फोर्स आती है। अच्छा, इनको लाने के लिए सबसे पहली बात ये कि अवाम में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब हम अपना लीडर चुन रहे हैं तो हम किसी लालच के तहत चुन रहे हैं, क्या ये हमारे इलाके का है, तो क्या ये मुझे ठेके दिलवाएगा। यानी इन तमाम छोटी छोटी चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए और अवाम अपने लीडर चुनते वक्त वो अपने साथ ये देखें कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, अपनी जात को बाला ताक रखिए, अगर मुल्क का सोचें, तो मैं समझता हूँ कि उसी सूरत में ये मामला ठीक हो सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर इसका एक ही इलाज है कि जो हुकूमत जिसका कि आपका इस्लाम भी और सुन्नत भी है, जो प्रेसिडेंशियल आपका सिस्टम है, फिर उसको लाया जाए। क्योंकि जमहूरियत को हम पिछले 72-74 साल से देख रहे हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकी। जमहूरियत का और इदारों का बिल्कुल दामन चोली का साथ है, एक दूसरे के मफाद में काम कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को जब आपने 74 साल देख लिया तो मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम को हमें जमीन पोष कर देना चाहिए। आपके सामने बेहतरीन मिसाल इस वक्त तुर्की की, एक तुर्की में देखें कि अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखें किस तरह से वो चले, क्या क्या कुछ होता रहा, फिर वहां आके जब निजाम की तब्दीली हुई, क्या वहां पे आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्या वहां पे आर्मी अपना काम नहीं कर रही थी, क्या वहां पे आर्मी का वही किरदार था जिस वक्त पाकिस्तान में। तो क्या हुआ, जब उन्होंने करवट ली, अपने सिस्टम को चेंज किया, तो काफी तब्दीली आई दुनिया में। आज देखिए कि तुर्की कहाँ खड़ा है आकर के। आपके बाद के जो ममालिक आजाद हुए थे, आपके साथ के जो मुल्क बने थे, वो आज कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए। वहां पे जमहूरियत इख्तिदार था, यहाँ पे जमहूरियत की कोई अहमियत ही नहीं है। यहाँ पे लोगों में, आम लोगों में इतना करप्शन है, जब ऊपर से सही होगा मामला तब जाके नीचे तक ठीक आएगा। जी जी, महमूद साहब क्या कहेंगे आप? महमूद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जनाब, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। सिंधिया प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू में, देख रहे हैं। मेरे साथ कॉलर मौजूद है, मैं इनसे सवाल कर रही थी। जी हेलो जी, जी बोलिए। हाँ जी, मैंने बस ये कहना था कि ये इरफान साहब ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम की एक नई फरमाइश कर दी है इन्होंने, और ये भी मेरे ख्याल ख्वाबों ख्याली है। लेकिन बात यह है कि अभी हमारा सिस्टम काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके खिलाफ जो भी साजिश करेगा, देखिए इमरान खान ने साजिश करने की कोशिश की है, इसलिए इनके कारकुनों में अभी ये जुबान पे आ गई है ये ख्वाहिश। तो देखें सिस्टम ने काम किया है, कैसी क्लिंचिंग की है, फैज हमीद नहीं गया, 4 और जनरलों के सर गए हैं उसके साथ। क्या मिला इमरान खान को, उनका करियर बर्बाद कर दिया इस बंदे ने, इसलिए कि पता ही नहीं है क्या करना है। ये सारी चीजें, ये जो उनके आदमीन हैं, जो उनके मतवाले हैं, वो सारे हमारे लिए इज्जत से हम देखते हैं। हम उनके घरों के सामने गालियां नहीं निकालते, उनका घरों से निकलना बंद नहीं करते। उनकी ख्वाहिश है अब प्रेसिडेंट, अब सारी दुनिया खत्म हो जाए, सारियां पार्टियां खत्म हो जाएं, सारे लोग अंदर हो जाएं, और सिर्फ एक लीडर हो जो वो मसनद पे बैठा हो, तख्त पे बैठा हो। तो ये तो नहीं हो सकता जी, ये हम भी हैं, इसमें सिर्फ पीटीआई वाले नहीं है, दूसरे लोग भी हैं। ये जब कभी होगी बात, जब कभी हमारे इलेक्शन होंगे, अल्लाह करे 4 साल 5 साल बाद जब भी हो,
तो फिर पता चल जाएगा कि लीडर कौन है। अभी तो बाजवा नहीं है और फैज हमीद भी नहीं है। तो मैं अपने जी बोले। हाँ जी जी सर, मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा। आपने ये कहा, देखें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत से मुल्कों में राइज है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। तो ये एक अलग डिबेट है, हम इसमें पार्लियामेंटेरियन सिस्टम लेके आए या प्रेसिडेंशियल लेके आए, तो दोनों सक्सेसफुल भी हैं और दोनों अनसक्सेसफुल भी हैं, डिपेंडिंग ऑन पीपल हु आर रनिंग देम। प्रॉब्लम हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ये है कि हमारे मुल्क में करप्शन है। उसकी वजह से कोई भी सिस्टम आप ले आएंगे वो मुश्किल है चले, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ये है, एक फर्क अलबत्ता होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कि उसमें लोग कम होंगे। तो जैसे उसमें ये होगा कि एक सदर है और उसके नीचे 4 गवर्नर हैं और उसके शायद 10-10 वजीर होंगे, तो वो 40-50 लोगों का होगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, इसमें तो वो तकरीबन 500 से ऊपर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जितने मुंह उतने फिर करप्शन के आपके गेट खुल जाते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म तो बेहतर है। दूसरी बात ये कि इमरान खान, देखें, इमरान खान के हम इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते जनरल के मामले में कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन में उसने वाजे तौर पे कह दिया था कि हमारी कोई चॉइस नहीं है, जो मेरिट पे आता है आप उसको लेके आए। इमरान खान ने किसी को पिन पॉइंट नहीं किया। फैज के बारे में जो बातें होती हैं वो इखबारात या तबसरा निगार बातें करते हैं। ना तो इमरान खान ने फैज का एक दफा भी उस तरीके से नाम लिया है कि ये मेरी चॉइस होता। उसने ये जरूर कहा है कि वो ISI का था और ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग जनरल एट दैट टाइम, और मुझे उस पर ट्रस्ट था और वो मुझे इन्फॉर्मेशन भी देता था और सारी बातें। तो वो तो ठीक बात है, उसमें तो ISI का जो भी हेड होगा वो अपने PM को रिपोर्ट्स देगा, तो वो कोई ऐसी गलत बात नहीं थी उसके अंदर। बाकी जहां तक ये बाकी जनरल्स की बात है, ये जो 3-4 थे, तो इसमें इमरान खान ने वाजे तौर पे कह दिया था कि हमारी कोई चॉइस नहीं है, हम इस मामले से अलहदा हो रहे हैं और गवर्नमेंट का ये जो प्रोगेटिव है ये है PM का। कल पहले इमरान खान ने ये नारा लगाया था कि मेरिट पे आना चाहिए, जनरल मेरिट पे आना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरिट पे आना चाहिए, हम नहीं चाहते। मगर बाद में उन्होंने कहा कि ये तो उनका राइट है हुकूमत का ही और वो चूज कर लें जनरल को। तो फिर बाद में क्यों इस तरह की बात की, जबकि जब वो कहते एक दफा उनके बयान ये भी आया था कि ये जो जनरल लेकर आएंगे तो ये सिर्फ अपने जो इन्होंने जराइम किए उनको सिर्फ माफ कराने के लिए लेकर आए, जो इनको सजाएं मिलने वाली थी उनको खत्म कराने के लिए जो इनके ऊपर आयद की गई थी, तो उस वजह से ये वो जनरल लेकर आना चाह रहा है। तो इमरान खान के 2 बयान चेंज क्यों हुए, जरा ये बताएंगे आप? मैं बताता हूँ, जब तक आसिम मुनीर कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि वाज़ेह तौर पर निशानदेही मिले कि वो PDM के साथ मिले हुए हैं, तो हम उस पर कोई बयान इसलिए नहीं देना चाहते कि किसी को खामखा से मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। तो दूसरी बात ये है, आपको ये बताऊं कि जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, तो जो बात वो ये कह रहा है कि PM का राइट होना चाहिए, तो वो लीगल है, वो लॉ में लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान के आईन में है कि जो वजीर आजम होगा वो चुनेगा इसको। आप वो चाहे वो गलत है या सही है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। होना तो ये चाहिए था कि आर्मी चीफ जो है, ये बेसिकली होना तो ये चाहिए कि बेस्ड ऑन मेरिट हो। बेस्ड ऑन मेरिट पाकिस्तान में क्योंकि कोई भी चीज नहीं है, इसलिए ये सारी खराबियां हैं। अगर जुडिशरी में भी इसी तरीके से हो, ब्यूरोक्रेसी में भी इसी तरीके से हो और आर्मी में भी इसी तरीके से हो कि बाय मेरिट जाए कि जो इनमें से ज्यादा क्वालिफाइड सिपाही है आपका वही सिपहसालार बन सकता है, तो होना तो मुल्क के लिए तो वो अच्छा है। लेकिन हमारे आईन क्या कहता है? हमारा आईन कहता है कि जिसको भी चाहे नंबर 1 या 2 या 3 या 8 को चाहे वजीर आजम बना सकता है। और ये हमारी प्रीवियस हिस्ट्री रही है कि जिस तरीके से ज़ियाउल हक को लेके आए वो भी नीचे से लेके आए थे, मुशर्रफ को भी नीचे से लेके आए थे, कियानी को भी नीचे से, तो ये तो होता रहा है पाकिस्तान में। तो ये 12 लिए तो इन्होंने लॉ में बनाया हुआ है, तो इसलिए जो बात वो कर रहा है तो दोनों बातें ठीक है, क्योंकि PM का राइट भी है और मेरिट पे भी होना चाहिए। तो उसमें गलत नहीं कह रहा, होना तो ये चाहिए कि PM ऑन मेरिट सेलेक्ट करे, दैट इज द बेस्ट थिंग। देखिए, ये होना ही चाहिए कि PM सिलेक्ट करे। जैसे अदलिया में होता है कि जो सीनियर जज होता है ना, वहाँ पे वही आता है चीफ जस्टिस। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर या कोई अपॉइंट करता है। ये आप गलत कह रहे हैं। अदलिया के अंदर हमेशा जो जज सीनियर होता है वही आता है। नहीं, लेकिन आईन में है, आपके आईन में है, पाकिस्तान के आईन में है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको अपॉइंट करता है वजीर आजम पाकिस्तान। ये आईन में अब इसमें मेरिट नहीं रखा गया उन्होंने। नहीं, ये चीज होनी नहीं चाहिए, इसमें कानून साजी होनी चाहिए कि जैसे अदलिया के अंदर लोग जो सीनियर होते हैं वो चीफ जस्टिस बनते हैं, इसी तरह आर्मी के अंदर भी जो अपना होता है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे, एग्री करता हूँ कि मेरिट पे होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आईन में छूट दी गई है वजीर आजम को, तो उसमें वो ये लोग ये करते हैं कि ये देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए अच्छा नहीं है।
मुझे एक बात ये याद आई कि आपको हमारे जो ग्रेट लीडर थे अपना काज़ी-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इज्जत वकार इंसान और इंसानी जिंदगी का होता है। इज्जत वकार इंसान और इंसानी जिंदगी का होता है। अदारों की इज्जत और वकार नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं। समझिए ना, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम लोग कहते हैं कि अदारों की इज्जत करनी चाहिए, वकार होनी, जैसे जनरल बाजवा कह के गया कि ना हमारी अदारों की इज्जत और वकार नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी इज्जत वकार नहीं है। समझ आएगी ना। तो बात ये है कि ये लोग देखिए, मैं तो ये समझता हूँ अगर आप इमरान खान आते हैं तो सबसे पहले ना ये आइन के अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो है वो चेंज होने वाली हैं, बहुत ज्यादा कानून साजी होने वाली है। एक तो ये है कि एक लिमिट होनी चाहिए, जो आर्मी चीफ है उसको इतने इनामात या इतनी जमीन नहीं मिलनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद कि वो अरबपति बन जाए, समझिए ना, और उसके असासे इतने बड़े हो जाए। ये खुद ही देती हैं हुकूमतें उनको। आपको पता है कि पता नहीं कौन से इलाके के पास है जनरल राहील शरीफ, तो आपको पता ही है कि है ना, ज्यादातर आर्मी का ही हिस्सा होता है जो फंडिंग आती है। आपको पता है जो आता है अमेरिका देता है, तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है? आर्मी का होता है ना। ये एक छोटा सा काम था, मेरी नहीं समझ आई कि इतना खुददार लीडर हो और इतना बेबाक हो और इतना वो अवाम की ताकत से आया हो और उसके पास सारा कुछ हो और ये छोटा सा काम ना कर सके, यानी वो सबके पीछे तो पड़ा रहे, तो वो ना जजों का इंतजाम कर सके, ना इसलिए कि वो इक़्तिदार अजीज है। अब यह है कि उसको लाने के लिए हम आइन भी चेंज करें, हम लोगों को जेलों में भी भेज दें, उनको लटका भी दें, उनकी जायदादें भी छीन लें, उनको उनकी डिग्रियां भी फाड़ दें, उनकी ट्रेनिंगों को भी नफी कर दें, तो सिर्फ इसलिए कि जी वो इमरान खान को लाना है। यार वो नहीं माने, ये एक आर्ट है, लोगों को साथ लेके चलना, जैसे भी हो लेके उनको चलते हैं, फिर उनमें से हीरे चुनते हैं। ये 4 साल काफी थे। अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए सबको हाथ जोड़ के बैठना चाहिए, एक दूसरे के तजुर्बात से सीखना चाहिए। बहुत सारे अच्छे पीटीआई के दोस्त हैं, बहुत सारे काबिल लोग पीपल्स पार्टी में हैं, इसी तरह जमात इस्लामी में है, इसी तरह मुस्लिम लीग नून में भी होंगे और काफ में भी होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए, ये नहीं कि मुझे बिठा दो, मुझे दे दो, फिर बात हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ये मेरा ख्याल रवैया अच्छा नहीं है। भाई बात तो तभी अच्छी होगी ना कि कोई अच्छा शख्स आएगा। हम भी तो इसलिए रो रहे हैं कि हमें कोई अच्छे शख्स की तलाश है, और जो हमें नजर आया हमने उसकी हमायत की, वो था इमरान खान। देखिए हमने ऐसे अंधाधुंध हमायत नहीं की उसकी कि हम पागलों की तरह उसके पीछे लग गए और जीवे नहीं कहा। उसने उसकी एक हिस्ट्री है, माजी में किरदार है उसकी ईमानदारी का। उसने देखिए अपना फलाई काम कितने किए, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, ये देखिए वो अपने किरदार से पहचाना गया। उसने पूरी दुनिया में जाके फंड रेजिंग की, उसने इंसानी हमदर्दी को अपना नस्ल ऐन बनाया और उसने ये काम किए, तो तभी जाके वो 26 साल की मेहनत के बाद जाके, आप कह रहे हैं 26 साल की जद्दोजहद के बाद आके वो इस मकाम पे पहुंचा है। भुट्टो साहब ने जान दी है, बेनजीर ने जान दी है, लोगों ने किसके लिए भाई, उन्होंने किसके लिए जान दी है? नहीं है क्राइटेरिया ये है कि अगर ये इतना बड़ा लीडर है, आप उसकी हर बात को दिलो जान से मान रहे हैं, इंशाल्लाह जब ये उनके साथ बैठेंगे ये उनको भी दिल जीत लेगा। बात तो बैठे तो सही, अब ये कि उस वक्त तो बैठता था जब इनके साथ नेगोशिएशन होनी थी, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि उसको बैठना चाहिए। देखिए आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि उसको बैठना चाहिए था, लेकिन बात ये है कि वो इसलिए नहीं बैठता कि वो जानता है कि इनके किरदार और इनकी फितरत क्या है। देखिए जो एक दफा खून वो देखे, वो बैठने के लिए इमरान खान ने तो साफ कहा था कि आप ये कहा था कि इलेक्शन का ऐलान कर दें तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। उसका तो सिर्फ एक ही नारा था ना कि इलेक्शन का अनाउंस किया जाए, तो ये हुकूमत किसी से तैयार नहीं थी करने के लिए, जिसकी वजह से वो नहीं बैठा। इमरान खान ने कहा बैठना क्या कोई फायदा नहीं है, इसलिए बैठता है। मैं बात ही नहीं करना चाहता, ये क्या चीज है मुझे बताएं, कौन बंदा किससे बात करे?
जी देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ मैं। एक सेकंड, जो आपने जरा मुझे ले एक सेकंड के लिए। देखिए पहली बात तो आपने ये की, बड़ी अच्छी बात की कि आपने कि अगर ये पावर में था तो इसने ये चीजें क्यों नहीं ठीक की। राइट। तो देखिए इसमें ये आपको मैं बताऊं कि एक तो बड़ी ही वीक कोएलिशन गवर्नमेंट के तहत इमरान आया था। इमरान के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी। अगर वो थोड़ा सा किसी भी चीज में जाने की कोशिश करता था, जो बेसिक पावर हेड्स हैं आपके, जो आर्मी है, जो जुडिशरी है, वो इन दूसरी छोटी पार्टियों को डरा के धमका के उससे वो सारी चीजें जो है ना नहीं मनवाने देते थे। तो इन्होंने तो चलो जी, टाइम खत्म हो गया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जब बस जाते जाते ये कहेंगे तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, तमाम कॉलर का। जाते जाते यही कहेंगे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी नहीं, इंशाल्लाह कल फिर मंडे को फिर मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।